एपिसोड में आपने सुना कि 3 दोस्तों का एक ग्रुप पहाड़ चढ़ते हुए लंगड़ा आश्रम पहुंच जाता है। वो लोग सन्यासी वीरेंद्र के सामने आश्रम और सन्यासियों की बुराई करने लगते हैं, जिस बात से उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ जाता है। तीसरी आंख की शक्ति के जरिए वीरेंद्र कृतिका के साथ होने वाले हादसे को पहले ही देख लेता है और अंतिम समय पर उसकी जान बचा लेता है। अब सुनिए आगे। घबरा मत कृतिका, हमारे हैं तेरे पास, मयंक ने चिल्लाते हुए कहा। दूसरी तरफ कृतिका इस वक्त वीरेंद्र की बाहों में थी। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका चला, जिसकी वजह से कृतिका की शॉर्ट कुर्ती हवा में यूं उड़ने लगी कि वीरेंद्र की नजर उसकी कमर पर पड़ गई और वो हैरान रह गया। ये तो वही तिल है, उसने सोचा, लेकिन ध्यान से देखने पर उसका मुंह उतर गया। लेकिन ये तिल तो कमर के राइट साइड में है और मेरे सपने में जो लड़की आती है उसकी कमर का तिल तो दूसरी तरफ था। पर कमर की लेफ्ट साइड को वीरेंद्र देख नहीं पा रहा था। हो सकता है वहां भी तिल हो, उसने मन में खुद से कहा। कृतिका भी वीरेंद्र में एक सेकंड के लिए खो गई, लेकिन तभी अचानक उसे होश आया और खुद को वीरेंद्र से अलग करते हुए अपनी कुर्ती ठीक करने लगी। इस पल वीरेंद्र को फिर से एक बार नागराज की आवाज आई। एक जिंदगी बचाकर तूने 10 पुण्य कमा लिए हैं। हाँ, धर्म का मतलब है जिंदगी बचाना। यह आवाज जो सिर्फ वीरेंद्र को सुनाई दे रही थी, उसकी बात सुनकर वो खुश हो गया। अब तक कृतिका के दोस्त भी उसके पास आ पहुंचे थे। क्या हुआ था? अचानक तू फिसल कैसे गई? कार्तिक ने चिंता करते हुए पूछा। तभी कृतिका घबराकर बोली, पता नहीं, सीधे सीधे यहां से जा रही थी, इस पत्थर से मेरा पैर लगा और मैं फिसल गई। मतलब फिसलते फिसलते बच गई, लेकिन इन्होंने मुझे बचा लिया। कृतिका वीरेंद्र की ओर देखकर बोली। तभी मयंक ने चिढ़कर कहा, ओह अच्छा, अब मुझे समझ में आया। अपनी बात को सच साबित करने के लिए और हम सबकी नजरों में हीरो बनने के लिए इस सन्यासी ने जानबूझकर पत्थर यहां रास्ते के बीच में रखा होगा, या हो सकता है इसने रास्ते में तेल गिरा दिया होगा ताकि तू फिसलकर गिर जाए और इसकी बात सच्ची साबित हो जाए, मयंक बोला। यह सुनकर वीरेंद्र गुस्सा हो गया। जिस तरीके से इसकी जुबान चल रही है, मन तो कर रहा है कि अभी एक घूंसा मार के इसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, सन्यासी जो हूं, इसीलिए हिंसा नहीं कर सकता। पर अपने गुस्से को दबाकर वीरेंद्र ने मयंक से नरमी से कहा, सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा सत्य भी सामने आ ही जाएगा। बचाओ मुझे, मेरा हाथ छूट रहा है, मैं इस खाई में गिर जाऊंगा। मयंक से बात करते हुए अचानक से वीरेंद्र को भविष्य का एक और नजारा दिखा, जिसमें मयंक खाई से नीचे गिर रहा था। अरे नहीं, ये लंबी नाक वाला आदमी तो मरने वाला है, लेकिन अब मैं इसको कैसे बचाऊंगा? क्या हुआ सन्यासी जी, आप एकदम से चुप क्यों हो गए? ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। मयंक अब भी वीरेंद्र पर शक करते हुए सवाल कर रहा था। वहीं भविष्य जानकर वीरेंद्र की आंखें एकदम फटी हुई थीं। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुछ देर के बाद ये सीधा शिवजी से मुलाकात कर लेगा? अब नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ये कहने वाला था कि ये लंगड़ा पहाड़ है, तभी हमारे जगत गुरु ने इस आश्रम का नाम लंगड़ा आश्रम रखा है। इसीलिए तुम इस पहाड़ से संभल कर उतरना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पैर वैर फिसल जाए और फिर तुम नीचे गिर जाओ। एक और चेतावनी सुनकर मयंक हंसने लगा और बोला, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा सन्यासी जी, क्योंकि आगे पहाड़ पर कोई आपकी तरह तेल नहीं गिराएगा सबकी नजरों में हीरो बनने के लिए। यह सुनकर वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मयंक को भन्ना कर देखने लगा। तभी कृतिका अपना सिर पकड़ते हुए बोली, गाइस, मेरा सिर अचानक दर्द कर रहा है। तभी कार्तिक ने वीरेंद्र के पास आकर उससे विनती की, सन्यासी जी प्लीज, क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए यहां पर रुककर आराम कर सकते हैं? जब कृतिका को ठीक महसूस होने लगेगा तो हम यहां से चले जाएंगे। तभी वीरेंद्र ने अपने आप से कहा,
अबे यार, अब मैं इन लोगों को क्या ही मना करूं। ये सोचते वक्त अचानक उसका आई कांटेक्ट कृतिका के साथ हो गया, जिसकी आंखें बहुत ही ज्यादा आकर्षक थीं। वीरेंद्र को अंदर से कुछ कुछ हो रहा था, इसीलिए वो ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देख नहीं पाया और फौरन उसने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग कुछ देर रुक सकते हो और जब ये लड़की ठीक हो जाए तो यहां से फौरन चले जाना। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस बेवकूफ लड़के की जान कैसे बचाऊं? उसे तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। ये सोचते सोचते वीरेंद्र परेशान होकर इधर से उधर टहल रहा था। क्या करूं क्या करूं? वीरेंद्र अपने नाखून चबाने लगा। अचानक तभी उसकी नजर चबूतरे पर रखी हुई एक रस्सी पर पड़ी। वो फटाफट उस रस्सी के पास गया और उसे अपने हाथ में लेते हुए बोला, आ गया आइडिया। अगर मैं उस गधे को खुद नहीं बचा सकता तो क्या हुआ, उसको बचाने का जरिया तो बन सकता हूं ना। वीरेंद्र अपनी नई तरकीब पर बहुत खुश हो रहा था जब पीछे से एक पतली सी आवाज ने वीरेंद्र को रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? वीरेंद्र को रोकते हुए कृतिका उसके करीब आकर बोली। कृतिका की आंखों में बहुत कशिश थी, इसीलिए वीरेंद्र उससे नजर मिलाकर बात नहीं कर पा रहा था। हाँ, वो मुझे थोड़ा सा काम था, वीरेंद्र ने जमीन को देखकर जवाब दिया। तभी कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, ओह अच्छा, वो उधर। असल में मुझे आश्रम की कुछ अच्छी फोटोज लेनी थी, लेकिन क्या आप वहां उस खंबे के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे? वहां पर इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा और फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए भी अच्छी रहेगी ये फोटो। ये सुनकर वीरेंद्र झेप गया। नहीं, वो मुझे फोटोज वोटोज खिंचवाना पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं सन्यासी हूं तो ये सब चीजें करना मुझे शोभा नहीं देता। अब मैं चलता हूं। इतना कहकर वीरेंद्र फौरन आगे बढ़ गया। जाते वक्त उसके गाल लाल टमाटर के जैसे लाल हो गए थे। उसका यह बर्ताव कृतिका को भी बहुत अजीब सा लगा। हालांकि दिन का सूरज अभी भी आसमान में चमक रहा था, लेकिन उसके बावजूद हवा में थोड़ी बहुत ठंडक मिली हुई थी। अच्छा हुआ जो हमने थोड़ी देर रुककर आश्रम में आराम कर लिया, वरना मेरा तो सिर दर्द से फट ही जाता, कृतिका ने कहा। हाँ ठीक कहा तुमने, अभी पहाड़ से उतरने में भी काफी वक्त लगेगा हमें, कार्तिक ने उसकी बात का जवाब दिया। वो तीनों आश्रम से निकल चुके थे। गाइस ध्यान से, यहां से थोड़ा संभल के उतरना, ये काफी ढलान वाला हिस्सा है, कहीं ऐसा ना हो कि पैर फिसल जाए, मयंक ने सलाह दी। तभी कृतिका कार्तिक का हाथ पकड़ते हुए बोली, कार्तिक अब प्लीज मेरा हाथ पकड़कर चलो, मुझे वैसे भी ऐसे रास्तों से बहुत डर लगता है। तभी मयंक का पैर एक टीले चट्टान के पत्थर पर लग गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। ओह नो! कहते हुए मयंक फिसलकर नीचे की ओर जाने लगा। मयंक संभालो खुद को! कृतिका और कार्तिक दोनों घबरा गए। तभी मयंक ने फिसलते वक्त एक मोटे पत्थर को किसी तरह से कसकर पकड़ लिया और उसका सहारा लेते हुए वो वहीं लटक गया। गाइस बचाओ मुझे! मयंक अब चिल्लाकर मदद मांगने लगा। कृतिका और कार्तिक भी बहुत लाचार थे क्योंकि ढलान काफी ज्यादा थी। कार्तिक अब क्या करें? ऐसा लग रहा है जैसे उस सन्यासी की कही हुई एक एक बात सच हो रही है, कृतिका ने डरते हुए कहा। हाँ तुम शायद ठीक कह रही हो। मयंक तू उस पत्थर को कसके पकड़ के रखना और अपना हाथ बिल्कुल भी फिसलने मत देना, हम कुछ करते हैं, तू घबराना मत। लेकिन मयंक बहुत ही घबरा रहा था। प्लीज यार जल्दी कुछ करो, मुझे लग रहा है जैसे मैं अगले ही पल मर जाऊंगा। कृतिका और कार्तिक डरकर चारों तरफ देखने लगे। कार्तिक अब हम क्या करेंगे? कैसे बचाएं मयंक को? यहां तो दूर दूर तक कोई मदद करने के लिए भी नहीं है। कार्तिक अपना सर खुजाने लगा और आसपास कुछ ढूंढने लगा। अब एक आइडिया है मेरे पास कृतिका, हमें कुछ रस्सी जैसा ढूंढना होगा जिसको हम मयंक के पास फेंक सकें और उसके बाद हम उसे ऊपर की ओर खींच लेंगे।
ये सुनकर कृतिका की आंखों में उम्मीद जागी। हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन हमें ऐसी जगह पर रस्सी कहां से मिलेगी? दोनों साथ में आसपास और पेड़ों पर देखने लगे। क्या कर रहे हो तुम दोनों ऊपर? जल्दी कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगा। मेरा 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 हाथ फिसल रहा है। नीचे लटके हुए मयंक की जान सूख रही थी। मिल गई रस्सी! तभी कृतिका चिल्लाकर बोली। यह सुनकर कार्तिक फौरन उसके पास गया। दिखाओ। कृतिका के हाथ में अब एक लंबी रस्सी थी। यह रस्सी का बंडल तो उस सन्यासी के हाथ में था। कृतिका ने फौरन कार्तिक को बताया। यह बात सुनकर कार्तिक भी हैरान हो गया। कार्तिक, इसका मतलब उन्होंने ठीक कहा था। उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। उन्होंने मयंक को वार्न किया था कि वो पहाड़ से गिर सकता है और उनको इस बारे में पहले से ही पता था। इसीलिए वो हमारी मदद करने के लिए यहां पर ये रस्सी रखकर चले गए। और जब मैं आश्रम के आसपास फोटो खींच रही थी तभी मैंने देखा था उनके हाथ में यही रस्सी थी। वो इसे लेकर कहीं जा रहे थे। कृतिका ने कार्तिक को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर कार्तिक भी सोच में पड़ गया। दूसरी तरफ मयंक के हाथ की सारी ताकत खत्म हो रही थी। अरे क्या हुआ? मिला कुछ तुम लोगों को? मयंक चिल्लाकर उनसे पूछ रहा था और अपने दोस्तों से मदद की उम्मीद में किसी तरह पहाड़ के कोने पर बस टिका हुआ था। हाँ हाँ मयंक, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। दूसरी ओर पहाड़ के एकदम ऊपर आश्रम में बैठा वीरेंद्र दिए समेटते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए बातें कर रहा था। कमाई के नाम पर तो आज कुछ भी नहीं मिला। तीनों फ्री फंड में मेरे आश्रम में आराम करके चले गए। अरे क्या जाता उनका अगर मेरे दिए खरीद लेते या आश्रम में कुछ दान ही कर जाते तो? तभी एक बार फिर वीरेंद्र को महसूस हुआ कि वो इस पहाड़ पर अकेला नहीं है। वीरेंद्र ने दूसरी तरफ कदमों के चलने की आवाज सुनी। जब उसने अपनी नजर उठाकर देखा तो सामने मयंक, कार्तिक और कृतिका चलते हुए उसके पास आ रहे थे। वीरेंद्र अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उन तीनों की ओर देखने लगा। उसने देखा कि उन तीनों के हाथ में वही रस्सी का बंडल था जो वीरेंद्र ने उनके लिए पहाड़ी पर छोड़ा था। अब वीरेंद्र ने उन तीनों की आंखों में घोर पश्चाताप भी देख लिया था। वो तीनों थके हारे परेशान होकर एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। ऐसे में वीरेंद्र ने मस्खरी करते हुए कहा, क्या हुआ? मेरी रस्सी वापस लौटाने आए हो क्या? यह सुनकर वो तीनों एकदम चौंक गए। कृतिका ने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा, आपने सही समझा सन्यासी जी। आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो शायद हम अपने दोस्त को खो देते। वहीं हमने जो कुछ भी किया या आपसे जो भी कहा वो गलत था और हम उसके लिए सॉरी कहना चाहते हैं। यह सुनकर वीरेंद्र अपना मुंह टेढ़ा करने लगा और मन में बोला, देखा बच्चू, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पर अपना बड़प्पन दिखाते हुए वीरेंद्र ने सिर्फ इतना ही कहा, देखो सत्य हमेशा सबके सामने आकर ही रहता है। अच्छा ही हुआ जो सच तुम सबके सामने आ गया। ये चीज तुम सबके लिए एक एक सबक की तरह साबित होगी। आगे तुम लोग कभी भी किसी सन्यासी और उसकी दूरदर्शिता का ऐसे मजाक नहीं उड़ाओगे। वीरेंद्र ने कृतिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तभी वीरेंद्र को अपने मन में सांप के फुफकारने की आवाज सुनाई देने लगी और वो एकदम से सतर्क हो गया। हालांकि अब तक तो वो इस आवाज को पहचानने लग गया था। 10 पुण्य तुझे और मिल गए, एक और जिंदगी बचाई है तूने, नागराज ने वीरेंद्र से कहा। नागराज की तारीफ सुनकर वीरेंद्र मन ही मन बहुत खुश होने लगा। 20 पुण्य मिलना तो ठीक है, लेकिन इस तिल की कहानी को कैसे हल करूं? वीरेंद्र ने अपने आप से पूछा। उसकी नजर अब भी कृतिका की कमर पर थी, लेकिन हमेशा की तरह ही कृतिका की कमर अब भी ढकी हुई थी। सन्यासी जी, यहां पर बाथरूम कहां है? वो मैं नहा धोकर थोड़ा फ्रेश होना चाहती हूं। कृतिका ने वीरेंद्र से पूछा। क्या वीरेंद्र इस मौके का फायदा उठाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।